नमस्कार। क्राइम रिपोर्टिंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में 17 मई 2026 की रात को एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक घटना सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक शिक्षित और होनहार बेटी दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दिल दहला देने वाले मामले में दहेज, उत्पीड़न, क्रूरता और हत्या जैसे संगीन आरोप लगे हैं, जिसकी विस्तृत जांच स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत जानकारी की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। समाज में बढ़ती इस तरह की कुप्रथाओं और घटनाओं पर आपकी सजगता बेहद जरूरी है। दीपिका नागर दादरी के कूड़ी गांव की रहने वाली थी और अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी तथा बेहद लाडली थी। उसने बीए और बीएड की शिक्षा पूरी की थी और वह भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती थी। उसकी शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव के निवासी मनोज के बेटे ऋतिक के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई थी। दीपिका के पिता संजय और उनके पूरे परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर इस शादी में खर्च किया था ताकि उनकी बेटी एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सके। शादी के दौरान लड़के पक्ष को गाड़ी, भारी मात्रा में सोने के आभूषण और लाखों रुपये की नकदी उपहार स्वरूप दी गई थी। लेकिन इस भव्य शुरुआत के पीछे छिपी हुई लालच की कड़वाहट जल्द ही सामने आने लगी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से दीपिका को उसके ससुराल वालों द्वारा और अधिक दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों का आरोप है कि ऋतिक और उसके परिवार के लोग लगातार 50 लाख रुपए नकद और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहे थे। इन मांगों को पूरा न करने पर दीपिका को शारीरिक और मानसिक रूप से भयंकर यातनाएं दी जाती थीं। वह अक्सर अपनी मां और बहनों से फोन पर बात करते हुए रो पड़ती थी और अपनी आप बीती सुनाती थी। दीपिका को घर के सारे काम करने के साथ साथ गंभीर मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता था, लेकिन वह समाज और परिवार की प्रतिष्ठा की खातिर सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी ताकि उसका घर न उजड़े। घटना वाले दिन यानी 17 मई को दीपिका के पिता संजय और परिवार के कुछ अन्य बुजुर्ग इसी विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से जलपुरा गांव पहुंचे थे। वे चाहते थे कि दोनों पक्षों के बीच बैठकर बातचीत हो और उनकी बेटी को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार समझाने का प्रयास किया और शांतिपूर्वक बातचीत कर वे वापस अपने घर लौट आए। जब पिता वहां से निकले तब दीपिका पूरी तरह सुरक्षित और जीवित थी, लेकिन उनके अपने घर पहुंचने के चंद मिनटों के भीतर ही उनके मोबाइल पर एक फोन आया जिसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। उन्हें बताया गया कि दीपिका तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिर गई है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। पिता और अन्य परिजन तुरंत उल्टे पांव अस्पताल की तरफ दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दीपिका की मृत्यु हो चुकी है। स्ट्रेचर पर पड़ी अपनी लाडली की बेजान देह को देखकर माता पिता और भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। दीपिका के शरीर पर मौजूद चोटों के निशानों ने तुरंत ही इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि यह सामान्य दुर्घटना या आत्महत्या का मामला नहीं था। मृतका के चेहरे, हाथों, पैरों और कमर पर गहरे जख्म और नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे यह स्पष्ट था कि उसके साथ गिरने से पहले या गिरने के दौरान बेहद बर्बरता की गई थी। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टरों के पैनल द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली और डरावनी थी। रिपोर्ट के अनुसार दीपिका के शरीर पर दर्जनों बाहरी और अंदरूनी चोटें पाई गईं। उसके चेहरे के दाहिने हिस्से पर एक बहुत बड़ा और गहरा कंट्यूजन यानी अंदरूनी चोट का निशान था। बाएं हाथ की कोहनी, फोरआर्म और दाहिने पैर की जांघ पर अत्यधिक दबाव और चोट के गहरे निशान दर्ज किए गए थे। सबसे विचलित करने वाली बात यह थी कि उसके बाएं घुटने पर हड्डी तक गहरा घाव था और बाएं कान से लगातार खून बह रहा था।
पोस्टमार्टम की अंदरूनी जांच में डॉक्टरों ने पाया कि दीपिका का लिवर फटा हुआ था। उसकी तिल्ली और बाईं किडनी भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसके मस्तिष्क के बीच और बाईं तरफ खून का थक्का यानी हेमेटोमा पाया गया, जो सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किए जाने या बेहद खतरनाक तरीके से टकराने के कारण बनता है। इसके अतिरिक्त फॉरेंसिक साइंस के मानकों के अनुसार दीपिका के दिल के चैम्बर्स पूरी तरह से खाली पाए गए थे, जो इस बात का सीधा प्रमाण है कि उसके शरीर से अत्यधिक मात्रा में खून बह चुका था। डॉक्टरों का कहना है कि इतनी गंभीर अंदरूनी ब्लीडिंग किसी बेहद हिंसक मारपीट या बहुत ऊंचाई से जानबूझकर गिराए जाने के कारण ही संभव है। मौत के सटीक कारणों और जहर दिए जाने की आशंका को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए डॉक्टरों ने विसरा सुरक्षित कर जांच प्रयोगशाला भेज दिया है। इस पूरे मामले में पड़ोस में रहने वाले एक चश्मदीद गवाह का बयान भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। चश्मदीद के अनुसार 17 मई की रात लगभग 12:30 बजे उन्हें अचानक किसी भारी वस्तु या इंसान के ऊपर से नीचे गिरने की एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। जब वे तुरंत अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सामने वाले मकान के लोहे के जाल पर एक महिला औंधे मुंह गिरी हुई थी। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह रतिक की पत्नी दीपिका थी। चश्मदीद ने बताया कि घटना के काफी देर बाद पति रतिक ऊपर से चिल्लाता हुआ नीचे आया और उसने घबराते हुए पड़ोसी से मदद मांगी। इसके बाद दीपिका को गाड़ी में डालकर पहले एक स्थानीय अस्पताल और फिर वहां से शारदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गाड़ी रतिक के पिता मनोज प्रधान की थी, जो खुद उस समय घर पर मौजूद थे। दीपिका के मायके वालों की शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। परिवार ने कुल 7 लोगों को इस घिनौने अपराध का आरोपी बनाया है, जिनमें पति रतिक, ससुर मनोज प्रधान, सास, ननद, पति का छोटा भाई, चिया ससुर और मौसा शामिल हैं। पुलिस की विभिन्न टीमों ने त्वरित छापेमारी करते हुए अब तक 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें पति, ससुर, चिया ससुर और मौसा शामिल हैं। अन्य 3 आरोपी, जिनमें सास और ननद शामिल हैं, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस मोड़ पर हम अपने सभी दर्शकों से दोबारा अनुरोध करते हैं कि समाज में बेटियों के साथ होने वाले इस प्रकार के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देकर इस विमर्श को आगे बढ़ाएं। मृतका के परिजनों का यह भी आरोप है कि दीपिका का मोबाइल फोन, जो कि एक कीमती आईफोन था, घटना के बाद से ही गायब है। वह फोन न तो मायके वालों को मिला है और न ही अभी तक पुलिस उसे बरामद कर पाई है। परिजनों का दावा है कि उस फोन को बीच बीच में कुछ समय के लिए ऑन किया जाता है और उसमें से कुछ डेटा या सोशल मीडिया आईडी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उन्हें डर है कि इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में साइबर सेल को सक्रिय कर दिया है ताकि फोन की अंतिम लोकेशन और उसे ऑपरेट करने वाले व्यक्ति का पता लगाया जा सके। जलपुरा गांव के निवासियों और दीपिका के रिश्तेदारों के अनुसार ससुर मनोज प्रधान इलाके का एक रसूखदार व्यक्ति है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कुछ स्थानीय विवादों के मामले दर्ज रहे हैं। इस कारण पीड़ित परिवार को शुरुआत में यह आशंका थी कि राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के चलते जांच की दिशा को मोड़ने या प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि स्थानीय पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त ने पीड़ित परिवार को पूर्ण आश्वासन दिया है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर वहां से उंगलियों के निशान और अन्य महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं। दीपिका की असामयिक और संदिग्ध मृत्यु से पूरे क्षेत्र में गहरा रोष और शोक की लहर व्याप्त है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और आरोपी पक्ष के खिलाफ
सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय प्रशासन पर भी इस मामले की त्वरित और समयबद्ध जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल करने का भारी दबाव है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा मिल सके। यह दुखद घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक शिक्षा और समाज के विकास के दावों के बावजूद दहेज जैसी कुप्रथाएं आज भी हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रही हैं। एक पढ़ी लिखी, योग्य और आत्मनिर्भर बनने की कगार पर खड़ी बेटी को इस तरह से खो देना पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कानून अपना काम कर रहा है और न्याय व्यवस्था से यह उम्मीद है कि इस मामले के हर एक पहलू की गहनता से जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव के पूरी मुस्तैदी से काम करेंगी और फरार चल रहे बाकी आरोपियों को भी जल्द ही कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कानूनों के साथ साथ सामाजिक चेतना और मानसिकता में बदलाव की भी अत्यंत आवश्यकता है। क्राइम रिपोर्टिंग इंडिया इस पूरे मामले की अदालती कार्यवाही और पुलिस जांच की हर छोटी बड़ी अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखेगा और आप तक सटीक तथा तथ्यात्मक जानकारियां पहुंचाता रहेगा। सच्चाई और न्याय की इस यात्रा में हमेशा सजग रहें, अपने आसपास की घटनाओं के प्रति सचेत रहें और कानून व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। नमस्कार।